बात करेंगे आज हम सीमा की, उस सीमा की नहीं जिस सीमा का मतलब सरहद हो। मैं आज बात कर रहा हूँ उस सीमा की जो कई सरहदों को पार करती हुई हिंदुस्तान आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सीमा की जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक छोटे से गांव में जन्मी और प्यार के चक्कर में कई सरहदों को पार करती हुई हिंदुस्तान आ गई। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर सीमा को कैसे प्यार हुआ, सीमा की ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसी थी और सीमा कैसे हिंदुस्तान आई। सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद एक गांव में जन्म ली। वहाँ पे उसने अपनी शिक्षा पूरी की। वो ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करती थी। 2014 में वो शादी के लायक होती है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बीच सीमा को वहाँ अपने रिश्तेदार में किसी से प्यार हो गया होता है। लेकिन उसके जो माता पिता हैं उस प्यार के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जिस लड़के को हम उसके लिए चुने उस लड़के से सीमा निकाह कर ले, लेकिन सीमा की मर्जी कुछ और थी। लेकिन उसकी सीमा की मर्जी वहाँ पर अपने घर वालों के सामने उसकी मर्जी नहीं चली। उसके घर वाले ने 2014 में एक लड़का ढूंढा जिसका नाम था हैदर, जिसका टाइल्स का कारोबार था। हैदर भी पाकिस्तान के कराची का रहने वाला था। अच्छा खासा बिजनेस सेटल था उसका। उसके घर वालों ने सोचा कि ये हमारी बेटी का देखभाल अच्छे से कर सकता है। उसके घर वालों ने सीमा को ये बात बताई। सीमा ना खुश तो थी ही, लेकिन घर वालों के मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। घर वाले ने उसका उस हैदर नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर दिया और उसके बाद से सीमा उस लड़के के साथ में समय के साथ साथ सीमा अपने को उस परिवेश में ढालना शुरू कर दी। सीमा रहने लगी उस हैदर नाम के शख्स के साथ। दिन बीतते गए और दिन जैसे जैसे बीतते गए सीमा और हैदर के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। इस बीच हैदर एक नई नौकरी की तलाश उसने की। यूएई जाने का उसने अपना मकसद बना लिया और 2019 में हैदर सऊदी चला गया और वहाँ काम करने के लिए। तब सीमा के पेट में एक बच्चा उस वक्त था जब यह हैदर यहाँ से पाकिस्तान से सीमा को छोड़ कर गया। सीमा पाकिस्तान के कराची अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन इसी बीच कोरोना ने पूरे देश में दस्तक दिया। कोरोना के दस्तक के बाद से भारत तो क्या सारे देश लगभग सारे देशों में लॉकडाउन थे। कोरोना के समय में 2020 के मार्च में लगभग कोरोना आया था और उसी समय भारत तो क्या पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ था। पाकिस्तान में भी कराची शहर में भी लोग बाहर निकल नहीं रहे थे और उस समय तब लोग सोशल मीडिया में अपने आप मन लगाने के लिए सोशल मीडिया पे लोग आए, सोशल मीडिया पे आने लगे। इसी दौरान सीमा भी सोशल मीडिया पे आई और सोशल मीडिया के आने के बाद सीमा अपने मन को लगाने के लिए पबजी गेम का वो सहारा ली और पबजी खेलना शुरू कर दी। इस बीच उस पबजी के सहारे सीमा की मुलाकात हिंदुस्तान के एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम सचिन है और जिसकी उम्र 23 वर्ष रहती है। लेकिन सीमा की उम्र 28 वर्ष और सचिन की उम्र 23 वर्ष, 5 वर्षों का फासला रहता है इन दोनों के बीच में। लेकिन पबजी में आने के बाद अब आपको ये बताते हैं कि पबजी पे दोनों खेलना शुरू कर दिए। पबजी से बातें होने लगी। पबजी के द्वारा दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर किए। दोनों ने चैट करना शुरू कर दिया और चैट करते करते धीरे धीरे उन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो दोस्ती कब प्रेम में बदली उन दोनों को पता ही नहीं चला। तो ये सिलसिला चल करते करते 3 साल हो गया, 2023 आ गया। 2023 में उन दोनों ने मिलने का मन बनाया, लेकिन मन तो बना लिया, लेकिन बीच में सरहदें उन दोनों को ना मिलने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन फिर भी सीमा
पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि सचिन से मिलना है तो मिलना है। सचिन भी लगातार फ़ोन के ज़रिए सीमा को गाइड कर रहा था, उसको बता रहा था कि कैसे आना है, हिंदुस्तान कैसे पहुंच सकती है। लेकिन हिंदुस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत तो पड़ती है। वैसे तो सीमा आ नहीं सकती थी हिंदुस्तान सचिन से मिलने के लिए, लेकिन तब सीमा जो है यूट्यूब के ज़रिए देखकर वो आने का मन बना ली। दोनों में बातचीत होती है और दोनों एक जगह चुनते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं नेपाल में मिलने के लिए जगह चुनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल आसानी से सीमा भी आ सकती थी और आसानी से सचिन भारत से नेपाल जा सकता था। तो दोनों नेपाल के काठमांडू में मिलने के लिए तय करते हैं। मार्च महीने में सीमा पाकिस्तान से नेपाल आती है, भारत से सचिन नेपाल जाता है। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर सचिन भारत में कहाँ का रहने वाला था। सचिन नोएडा का रहने वाला है और नोएडा से नेपाल जाने में उसे काफ़ी सुविधा थी। एक वहाँ से बस पकड़ता है, बस के जरिए वो नेपाल जाता है। नेपाल काठमांडू में मिलने की समय, तारीख और स्थान दोनों लोग पहले से बनाए हुए रहते हैं। उस जगह पे नेपाल सीमा भी आती हो और ये सचिन भी जाता है। एक हफ्ता तक दोनों वहाँ पे वो रहते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन इस दौरान जब उनकी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि सीमा जाती है मिलने के लिए, लेकिन वो अकेले गई रहती है मिलने के लिए सचिन से। उसके जो बच्चे हैं वो बच्चों को साथ लेकर नहीं गई रहती है। लेकिन फिर सचिन जो है वहाँ पे जब मिलते हैं वो लोग दोनों, एक हफ्ते तक साथ रहते हैं, तो फिर सचिन बोलता है कि नहीं तुम जाओ और बच्चे को लेकर आप यहाँ पे आओ। वहाँ बात दोनों मिलने के बाद मन बनाते हैं और सीमा भी मन बनाती है कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं यहीं भारत सचिन तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन नेपाल तो सीमा आ गई अपने सरहदों को पार करके, लेकिन उस सरहद को पार करके वो हिंदुस्तान कैसे आ पाती, हिंदुस्तान में आखिर रह कैसे पाती। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में कितने बड़े तनाव हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। और इस बीच पाकिस्तान के किसी लड़की को हिंदुस्तान आना हो और रहना हो तो कैसे रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल था सीमा और सचिन के बीच में। लेकिन अब रहना तो था, दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों को साथ रहना है। सीमा ने मन बना लिया कि मुझे हिंदुस्तान रहना, पाकिस्तान में मैं नहीं रहूँगी। लेकिन कैसे भी करके सचिन उसे मनाता है और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान भेजता है कि जाओ और उस बच्चों को भी तुम लेकर आओ। मैं वीज़ा के लिए देखता हूँ और तुम भी कोशिश करो कि वीज़ा मिल जाए और हिंदुस्तान आने के लिए। एक हफ्ता तक दोनों साथ रहते हैं काठमांडू नेपाल में। दूसरे हफ्ते में वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर लौटते हैं। दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। जब सीमा अपने पाकिस्तान जाती है तो वहाँ एक ट्रैवल एजेंट से वीज़ा की बात करती है हिंदुस्तान आने के लिए। लेकिन ट्रैवल एजेंट वो कहीं ना कहीं ईमानदार था, तो वो सीमा को बताता है कि हिंदुस्तान जाने के लिए वीज़ा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, तनावपूर्ण संबंध हैं। तो इस बीच सीमा अपनी निजी ज़मीन भी बेचती है कि मैं जाऊं, कैसे जाऊं, 3-4 बच्चों का भी वीज़ा बनवाना है। तो वो ट्रैवल एजेंट बताता है कि मैं नेपाल तक का वीज़ा बना के तुम्हें भेज दिया हूँ और नेपाल के बाद आप आसानी से जा सकते हो, नेपाल तक का मैं बना सकता हूँ। फिर सीमा सचिन से बात करती है और बताती है कि यहाँ हिंदुस्तान जाने के लिए वीज़ा तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे 4 बच्चों की भी वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। सचिन चिंतित हो जाता है, लेकिन करे तो आखिर करे क्या। फिर सीमा मन बनाती है और वहाँ से अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन से मिलने के लिए और हिंदुस्तान में रहने के लिए वापस उसी जगह जहाँ पहली बार ये दोनों 2023 के मार्च महीने में मिले थे, फिर से पुनः 2023 के मई में सीमा वहाँ आने का मन बनाती है और सचिन भी समय और तारीख मई की तय करता है। उधर से सीमा नेपाल काठमांडू पहुँचती है और इधर से सचिन उसका इंतज़ार करता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। यहाँ सारा कुछ प्लानिंग करता है सचिन, कैसे उसे लाएगा, कैसे रखेगा
वो सारा कुछ जो रखने का प्रोटोकॉल भी है। सीमा 4 बच्चों को लेकर नेपाल आती है, लेकिन नेपाल से हिंदुस्तान यानी भारत आना काफ़ी आसान है। वहाँ कोई वीज़ा का इशू नहीं है नेपाल से भारत आने के लिए। तो नेपाल काठमांडू जब सीमा आती है, एक जगह है पोखरा नेपाल के काठमांडू में, वहाँ से वो बस पकड़ती है और सीधे वो बस उसे ग्रेटर नोएडा के बस स्टैंड पर लाकर उतारती है सीमा को, जहाँ पर उस ग्रेटर नोएडा के बस स्टैंड पे सचिन पहले से मौजूद था। वो उसे वहाँ पे रिसीव करता है सीमा को और उसके 4 बच्चों के साथ में। ग्रेटर नोएडा में रोपुरा एक जगह है जहाँ पर सचिन पहले से ऑलरेडी एक फ्लैट लेकर उसके लिए रखा रहता है। वहाँ से सीमा को वो रिसीव करता है, फिर उस फ्लैट में लेकर जाता है और वहाँ पे ये दोनों रहने लगते हैं। लेकिन इसमें उस सचिन ने एक चालाकी की कि वो अपने घर वालों को ये सारी बातें बता दिया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। ये बात सचिन ने अपने घर वालों, अपने माता पिता से उसने बता दी। इस बीच वो लोग ग्रेटर नोएडा के रेपुरा के उस फ्लैट में रहते करीब 1 महीना हो गया। फ्लैट भी उसे आसानी से मिल गया था। वहाँ सारे लोग, नोएडा का रहने वाला है, सारे लोग उसे जानते थे वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीमा ने बोला कि चलो हम शादी कर लेते हैं, शादी ऑफिशियल तरीके से करते हैं। सचिन भी चाहता था कि शादी कर लें, तो लोग ऑफिशियल तरीके से कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। कोर्ट मैरिज करने के लिए वो लोग एक वकील के पास जाते हैं। अब यहीं पे सीमा और सचिन फंस जाते हैं। जब वकील के पास जाते हैं, सचिन वकील से सारी बातों को बताता है कि मैं एक पाकिस्तान की लड़की से प्यार करता हूँ, वो 4 बच्चों के साथ वो यहाँ आ गई है, ग्रेटर नोएडा के रेपुरा फ्लैट में वो है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो वकील काफ़ी शातिर था, और शातिर का ये आमतौर पे भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई आता है तो डाउट होता है कि बिना वीज़ा का सारा बात वो बताता है उस वकील को। तो वकील को डाउट होता है कि बिना वीज़ा की लड़की कैसे आई। वो निजी नोएडा के पुलिस थाने में वो बताता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को इत्तला करता है कि देखिए एक लड़की पाकिस्तान से बिना वीज़ा के यहाँ पे आ गई है। तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पुलिस तुरंत आकर उस सीमा और 4 बच्चों को हिरासत में लेती है और उसके बाद पूछताछ शुरू होता है। तो सीमा सारा कुछ बताती है अपने बारे में कि वो कैसे आई, कैसे वो सड़क के द्वारा आई, सड़क मार्ग का यात्रा करते हुए कैसे वो हिंदुस्तान पहुंची। लेकिन इस बीच सारे जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, इसका वेरिफिकेशन नोएडा पुलिस जो है वो करती है और यहाँ से फॉरवर्ड वो केंद्र सेंट्रल के पास वो फॉरवर्ड करती है। यूपी पुलिस सेंट्रल पुलिस को सारा उसका डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजती है। वहाँ से रिपोर्ट मांगती है कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है। पता तो चल रहा था ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ये छानबीन और ये पुलिस इसलिए करना चाहती थी कि आए दिन आप भी देखते हैं कि पाकिस्तान से किस तरीके से हनी ट्रैप के मामले सामने आते हैं। लड़कियों को पाकिस्तान से यहाँ पे लाया जाता है और महिला को भेजा जाता है खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए। तो इसको लेके जो पुलिस जो थी वो काफ़ी तत्परता से काम कर रही थी कि आखिर ये पाकिस्तान की लड़की है कौन। छानबीन में पता चल रहा था कि ये दोनों नहीं सच बोल रही है। सीमा भी चाहती है, सीमा इससे प्यार करती है और इसके साथ रहना चाहती है और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। तो ये मामला आता है, सीमा को वहाँ हिरासत में लिया जाता है। लेकिन फिर सीमा बाहर निकलती है। जो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होता है, उनकी बातों में सच्चाई दिखती है। सीमा के साथ साथ सचिन के पिताजी भी हिरासत में लिए जाते हैं। मतलब सारा मामला जब पुलिस छानबीन करती है तो साफ तौर पे साफ हो जाता है। उसके बाद सीमा फिर वापस सचिन के घर जाती है। सचिन के माता पिता अपने घर रखते हैं उस सीमा को 4 बच्चों के साथ, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ उस पूरे मोहल्ला में एक खबर चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक नई नवेली दुल्हन जब किसी गांव में किसी के घर आती है तो लोग देखने के लिए तो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान से दुल्हन आई थी। आप सोच सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान से दुल्हन। गद्दर 2 अभी रिलीज़ ही नहीं होगी, गद्दर 3 का यहाँ पे फिल्म निजी ज़िंदगी में सारे लोग देख रहे थे। लेकिन गांव और मोहल्लों वाले ने
सचिन को सपोर्ट किया, उसके घर वालों को सपोर्ट किया और उन पूरे गांव वाले ने सचिन के सीमा को एक्सेप्ट किया और उसके चारों बच्चों को, वो चाहते हैं कि चारों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रहें और पढ़े लिखें। लेकिन जो उसका पति हैदर है, जो यूएई शायद जो सऊदी में है, सीमा का जो पति है हैदर, वो वहाँ से भारत के प्रधानमंत्री से सीमा को वापस भेजने के लिए गुहार लगाता है, वीडियो बनाता है, जारी करता है कि सीमा को भेज दिया जाए। लेकिन सीमा पाकिस्तान कतई वापस नहीं जाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो पाकिस्तान जाए, वो चाहती है कि वो यहाँ हिंदुस्तान में सचिन के साथ अपना जीवन, जो बाकी का जो जीवन है उसका, वो व्यतीत करे। और वो यहाँ तक कहती भी है कि मैं और सचिन मिलकर हम कमा लेंगे कि अपने बच्चों की जो परवरिश है वो हम कर लेंगे। तो ये सीमा की कहानी है जिसने कई सरहदों को पार करते हुए प्यार में वो हिंदुस्तान आई और अब यहीं पे वो रहना चाहती है। कई कहानियों को अक्सर आपने सुना होगा अपनी निजी ज़िंदगी में, प्यार के कई किस्से हैं, कई सारे हमारे जीवन के सराउंडिंग में ऐसे कहानियाँ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। लेकिन ये कहानी भारत और पाकिस्तान की थी। ये फिल्मों में एक कहानी आपने देखी, गद्दर मूवी में दिखाई गई थी, लेकिन ये कहानी रियल लाइफ में घटित हो रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर सीमा और सचिन की जो कहानी है उसमें आपको कितनी हमदर्दी है और आगे आप क्या चाहते हैं वो दोनों, उन दोनों के जो बच्चे हैं कैसा शिक्षा करें, सरकार को आखिर उनकी मदद करनी चाहिए, आखिर सरकार कैसे मदद करे, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।